लंबे बालों वाली परी। एक समय की बात है, पृथ्वी से दूर एक परी लोक हुआ करता था। उस परी लोक में रवि और सोनाली नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन सोनाली रवि को बताती है कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर रवि बहुत खुश होता है। सोनाली, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। आखिर हमारी खुद की संतान इस दुनिया में आने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। उनके घर के सामने एक अलीशा नाम की जादूगरनी अपनी बड़ी सी हवेली में रहा करती थी। उसकी हवेली के सामने एक बगीचा था जिसमें पेड़ लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन सोनाली परी अपने घर के बाहर टहल रही होती है। तभी उसकी नजर जादूगरनी के बगीचे पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे। उन पेड़ों के अमरूदों को देखकर सोनाली परी को अमरूद खाने की इच्छा होने लगी। वो अपनी ये इच्छा अपने पति रवि को बताती है। हमारे घर के बगीचे में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। उनमें ढेर सारे अमरूद आ गए हैं। उन अमरूदों को देखकर मेरी इच्छा भी अमरूद खाने की कर रही है। सोनाली, समझने की कोशिश करो। वो बगीचा परीलोक की सबसे ताकतवर जादूगर अच्छा लगेगा। ये सेब और अनार बहुत ही मीठे हैं। मैं इन्हें परीलोक के सबसे बड़े बगीचे यानी रानी परी के बगीचे से लेकर आया हूँ। तुम तो जानती ही हो कि रानी परी के बगीचे के फल कितने मीठे होते हैं। रवि के बार बार समझाने पर भी सोनाली वो फल खाने को तैयार नहीं होती। आप समझने की कोशिश करो, मुझे वही अमरूद खाना है। आप किसी भी तरह मुझे वो अमरूद लाकर दो। इतना बोलकर सोनाली परी रोने लगती है। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिर रवि को झुकना पड़ता है। फिर वो जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको आपके बगीचे के अमरूद खाने हैं। कृपया। इतना बोलकर अलीशा जादूगरनी रवि को अपने बगीचे से भगा देती है। जादूगरनी ने तो मुझे अमरूद देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं सोनाली का उदास चेहरा नहीं देख सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर रवि कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला करता है कि सबके सो जाने पर वो जादूगरनी के बगीचे में जाएगा और अमरूद तोड़ कर ले आएगा। फिर वो रात के अंधेरे में जादूगरनी के बगीचे में जाता है और ढेर सारे अमरूद चुरा कर ले आता है। फिर वो अमरूद लेकर सोनाली के पास जाता है। सोनाली, देखो, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बगीचे से ढेर सारे अमरूद लेकर आया हूँ। अमरूद देखकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बड़े ही मजे से अमरूद खाती है, लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरता। तो वो रवि को और अमरूद लाने को कहती है। सोनाली की खातिर रवि फिर से रात होने पर अमरूद चुराने जादूगरनी के बगीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी उसे अमरूद चुराते हुए देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से अमरूद तोड़ने की? मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी के खातिर किया। लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को मेरे अमरूद के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार फिर से सोच लो। अगर तुमने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर रवि बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो जादूगरनी की बात मान लेता है। घर आकर ये बात रवि सोनाली को बताता है। ये सुनकर सोनाली भी बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। कुछ महीने बाद सोनाली एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन फिर उन्हें जादूगरनी से किया वादा याद आ जाता है। इसलिए दोनों परीलोक छोड़ने का फैसला लेते हैं। सोनाली, हमें जल्द ही ये परीलोक छोड़ना होगा, इससे पहले कि अलीशा जादूगरनी को हमारी बच्ची के बारे में पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को जिस बात का डर था वही होता है। जादूगरनी को भनक लग जाती है और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। रवि और सोनाली दोनों आंखों में आंसू लिए रोते रह जाते हैं।
लेकिन जादूगरनी उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती। फिर जादूगरनी उस बच्ची का नाम रिया रखती है। धीरे धीरे रिया बड़ी होने लगती है और उसके बाल लंबे और घने होने लगते हैं। जादूगरनी ने उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंची मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर खिड़की थी। अलीशा जादूगरनी मीनार पर चढ़ जाती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। जादूगरनी ने उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंची मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर खिड़की थी। अलीशा जादूगरनी ने कभी भी रिया के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उसे मिलने आती वो नीचे से उसे पुकारती, रिया, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जादूगरनी की आवाज सुनते ही रिया अपने लंबे और घने बाल खिड़की से नीचे गिरा देती। उन्हीं बालों के सहारे अलीशा जादूगरनी मीनार पर चढ़ जाती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीनार की कैद में रिया परी अक्सर अपना मन बहलाने के लिए गाना गाया करती थी। एक दिन की बात है, चंद्रलोक का राजकुमार विनय परीलोक में घूमने के लिए लोग बहुत ही सुंदर है, साथ ही परीलोक के जंगल भी बहुत ही सुंदर हैं। क्यों ना पहले परीलोक के जंगल को ही देखा जाए। जिसके बाद विनय परीलोक के जंगल में घूमने का निर्णय लेता है। अगले दिन वो परीलोक के जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक जाता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक मीनार दिखाई देती है। विनय उस मीनार के पास जाता है। मीनार के अंदर से विनय को बहुत ही मधुर संगीत की आवाज सुनाई देती है, जो कि रिया परी गा रही थी। विनय को ये आवाज इतनी मधुर लगती है कि वो मीनार के अंदर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दरवाजा नहीं मिलता। फिर वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है, लेकिन रिया परी की आवाज उसके मन को छू गई थी। पता नहीं उस मीनार में कौन रहता है, किसकी आवाज इतनी मधुर है। उसकी आवाज को सुनकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। उस दिन के बाद से हर रोज राजकुमार विनय उस मीनार के पास जाकर रिया परी का मधुर संगीत सुनने लगता है। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठ जाता है और रिया परी की मधुर आवाज सुनने लगता है। तभी मीनार के पास जादूगरनी आती है। फिर जादूगरनी बोलती है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया अपने बाल नीचे करती है और अलीशा जादूगरनी उन बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। ये सब नजारा झाड़ियों में छिपा राजकुमार विनय देख लेता है। अगले दिन जैसे ही शाम होती है, राजकुमार विनय मीनार के पास जाता है। जादूगरनी की तरह रिया को पुकारने लगता है, रिया, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है। राजकुमार बालों की मदद से मीनार तक पहुंच जाता है। रिया परी राजकुमार को अपने सामने देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार उससे बड़े ही प्यार से बात करता है। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तो जादूगरनी का है, उसने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। मेरे जन्म लेते ही उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तब से मैं इसी मीनार में रहती हूँ। मैं उस जादूगरनी की मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं चंद्रलोक का राजकुमार हूँ। मैं परीलोक में घूमने के लिए आया हूँ। मैं परीलोक के जंगलों में घूम रहा था, तभी मेरे कानों में तुम्हारी मधुर आवाज सुनाई पड़ी और मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उस जादूगरनी की कैद से जरूर मुक्त करवा लूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। रिया परी से वादा करके राजकुमार मीनार से बाहर चला जाता है। अब राजकुमार रोज शाम को जादूगरनी के मीनार से बाहर जाते ही रिया परी से मिलने मीनार में जाता है और विनय में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब राजकुमार विनय रिया परी से मिलकर लौट रहा था, तब जादूगरनी अलीशा ने उसे देख लिया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया।
फिर वो रिया परी को आवाज लगाती है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है और जादूगरनी बालों की मदद से मीनार में चली जाती है और गुस्से से रिया परी से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इसके बाद अलीशा जादूगरनी गुस्से से रिया परी के सारे बाल काट देती है और फिर जादूगरनी रिया परी को पाताल लोक में छुपा देती है ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। इस बात से अनजान राजकुमार विनय रिया परी को बचाने मीनार के पास जाता है और रिया परी को पुकारने लगता है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बाल नीचे करो। राजकुमार की आवाज सुनते ही अलीशा जादूगरनी रिया परी के कटे हुए बाल खिड़की से नीचे कर देती है। बाल के सहारे राजकुमार मीनार पर चढ़ जाता है। रिया परी की जगह जादूगरनी को देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा कहते हुए जादूगरनी राजकुमार को मीनार से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से राजकुमार बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और परीलोक की रानी परी से मदद मांगता है। राजकुमार विनय, आप चिंता मत कीजिए, हम सब परियां मिलकर रिया परी को जरूर ढूंढ लेंगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर पूरे परीलोक में रिया परी को ढूंढती हैं, पर रिया परी उन्हें परीलोक में कहीं भी नहीं मिलती। फिर सभी परियां पाताल लोक में जाने का निर्णय लेती हैं, जिसके बाद राजकुमार और सभी परियां मिलकर पाताल लोक जाती हैं। तभी वहां राजकुमार को रिया परी का वही गाना सुनाई देता है जो वो अक्सर गाया करती थी। आखिरकार राजकुमार विनय रिया परी को ढूंढ ही लेता है। फिर रानी परी जादूगरनी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देती है। रानी परी रिया परी को देखकर बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, रिया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो, कोई तुम्हें बंदी नहीं बनाएगा और तुम अब अपने बालों की भी चिंता मत करो। अब तुम्हारे बाल पहले से भी लंबे और घने हो जाएंगे। इतना बोलते ही फिर से रिया परी के सिर पर लंबे और घने बाल आ जाते हैं, जिसके बाद रानी परी रिया परी को उसके माता पिता से मिलवाती है। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग रानी परी और राजकुमार का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद सब लोग हंसी खुशी रहने